Hello everyone, welcome. Today we have with us Pratibha Verma. She is All India Rank 3 in the Civil Services Examination 2019. Earlier she had been part of the Indian Revenue Services in the year 2018. Before that she had done her BTech from the IIT Delhi, a very prestigious institute. She hails from Eastern UP, Sultanpur, and her optional was physics. और कमाल की बात यह है कि प्रतिभा मैम जो हैं वो शुरुआत में एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से उन्होंने अपनी शुरुआत करी थी और उसके बाद उन्होंने अपना धीरे धीरे शिफ्ट किया टुवर्ड्स इंग्लिश मीडियम. तो आई होप कि हमारे लिसनर्स को बहुत फ़ायदा हो इस इंटरेक्शन से. वेलकम प्रतिभा. थैंक यू. आई होप यू आर डूइंग वेल. कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द एस्पिरेंट्स? First of all, thank you so much for having me here and such warm and hearty welcome. As you have already said, I come from Sultanpur, Uttar Pradesh. I was born and brought up there. I completed my education there. Both my parents are teachers. I have 3 siblings, and after completing my education in Sultanpur, I came to IIT Delhi in 2010, where I completed my graduation in engineering physics. I passed out in 2014, and then I went on to join a telecom company. I worked there for 2 years. And in 2016, I decided to completely devote my time towards civil services preparation. So I resigned from there and came to Delhi and started preparing. Okay. अच्छा, तो आपने रिज़ाइन किया. आपका फैमिली बैकग्राउंड और अपब्रिंगिंग, मतलब हमने सुना है कि ये चीज़ें बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करती हैं आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी प्रिपरेशन को, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ को. तो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस? ये बात बिल्कुल सच है कि आपकी फैमिली में जिस तरीके का एनवायरनमेंट होता है, जिस तरीके से आपके पेरेंट्स आपको बड़ा करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि आप किस तरीके की किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी फैमिली भी बहुत ही स्ट्रांगली इस तरफ जो है वो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि हर बच्चे को अपनी चॉइसेस खुद बनानी है. सो दे गेव अस अ लॉट ऑफ फ्रीडम व्हेन इट केम्स टू मेकिंग आवर चॉइसेस. They wanted me to come for civil services, but they never forced me. I made my choices based on my own experiences. मैं प्राइवेट सेक्टर में भी जब गई थी वो थोड़ा सा रेजिस्टेंट थे कि मत करो ये, तुम्हें सिविल सर्विसेज में जाना है. तो आई टोल्ड देम कि नहीं, आई हैव टू मेक माई ओन चॉइसेस. अपार्ट फ्रॉम दैट, पर्सनली मेरी लाइफ में मेरे सिबलिंग्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है. मेरे बड़े भैया और दीदी दे हैड डिसाइडेड टू बिकम इंजीनियर एंड डॉक्टर. सो मैं जब उनकी लाइफ को देखती थी कि हाउ दे हैव मूव्ड फॉरवर्ड, उसको मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करती थी. तो आईआईटी जाने का मेरा डिसीजन इस चीज़ से इन्फ्लुएंस था कि मेरे भैया और दीदी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड आई हैव टू ऑल्सो गो फॉर दैट. तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं स्टूडेंट की लाइफ में. और फिर फैमिली बैकग्राउंड भी, अगर फैमिली एजुकेटेड है और वो बहुत ही ओपन माइंडेड हैं, तो फिर आपको भी उतना फ्रीडम मिलता है. अगर मैं एक फ़ीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, मैं सुल्तानपुर जैसे छोटे डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ. वहाँ पे जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी, मैंने देखा था बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लासमेट्स, दे डिड नॉट गेट द सेम अपॉर्चुनिटीज़ एज आई गॉट, बिकॉज मेरी मॉम का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट था इस चीज़ में कि अपनी बेटियों को बहुत आगे बढ़ाना है. मेरी फैमिली में कभी ऐसा नहीं हुआ कि माई ब्रदर्स वर प्रायोरिटाइज्ड ओवर अस. बोथ मी एंड माई सिस्टर गॉट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल फ्रीडम. वो हमें कभी संस्कारों या कभी समाज के रेस्ट्रिक्शंस या बेड़ियाँ लगा के हमें कभी रोका नहीं था. तो ये चीज़ भी मुझे लगता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड ऐसी जगह से बिलोंग करता है जहाँ पे बाकी लोगों को वैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जो मुझे मिली हैं. तो फैमिली का बैकग्राउंड तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि वो बच्चे कितना आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, नॉट जस्ट इन सिविल सर्विसेज, इन एनी फील्ड. और सिविल सर्विसेज में तो हम देखते ही हैं कि मैक्सिमम जो टॉपर्स या मैक्सिमम बच्चे जो सिलेक्टेड हैं वो वेल टू डू बैकग्राउंड से आते ही हैं. बट एट द सेम टाइम ये फैक्ट भी नहीं डिस्कार्ड करना चाहिए कि बहुत सारे टॉपर्स, हर साल कुछ ना कुछ टॉपर्स ऐसे भी निकलते हैं जो हर ऑड्स को बैटल करके यहाँ तक पहुँचते हैं. इवन इफ उनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही हम्बल है, अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, तो भी वो पहुँचते हैं. तो दिस एग्ज़ाम हैज़ टू डू मोर विद योर इनर मोटिवेशन, योर ओन स्ट्रैटेजी एंड योर ओन विल पावर टू continue despite any hardships you face. That's very inspiring actually. और ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पेरेंट्स ने आपको वो चॉइस दिया, क्योंकि काफ़ी बार हमारा एग्जामिनेशन टेम्परामेंट इस चीज़ को लेकर ख़राब हो जाता है कि जब हम एक क्वेश्चन अच्छे से आंसर नहीं कर पाते तो हमें लगता है यार अच्छा मैं फेल हो जाऊंगा तो समाज क्या कहेगा या फिर
पेरेंट्स क्या कहेंगे या क्या होगा, तो वो जो Exactly, चॉइस और जो वॉलंटियरनेस है वो बहुत important है, बिल्कुल ज़रूरी सही बात। दूसरा मैं देख रहा था कि आप हिंदी मीडियम से आपकी स्कूलिंग हुई है शुरुआत में, तो आपको क्या लगता है कि जैसा ऐसा कहा जाता है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको यूपीएससी में ज़्यादा बेनिफिट है, एक एज है, क्या ऐसा है? क्या हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं क्या उनके लिए यूपीएससी ज़्यादा टफ है? क्या उन्हें हौसला छोड़ देना चाहिए? और ये ट्रांजिशन मतलब फिर कैसे है, क्योंकि आपने तो सक्सेसफुली इन चीज़ों को देखा। तो मेरी स्कूलिंग 10th स्टैंडर्ड तक हिंदी में हुई थी। मैं सबके सामने क्लियर करना चाहती हूँ। मैंने 11th में इंग्लिश में स्विच कर लिया था बिकॉज बाय देन आई हैड डिसाइडेड कि मुझे आईआईटी जाना है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है और इंजीनियरिंग हमारी कंट्री में इंग्लिश में ही पढ़ाई तो जाती कुछ है। ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मतलब आपने 10th क्लास में देखा कि जैसे इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट है या फिर जैसे डॉक्टरी का भी सब्जेक्ट हो गया, तो ज़्यादातर उनकी पढ़ाई अंग्रेजी में है, इंग्लिश इसलिए में आपने होती उसमें है। शिफ्ट किया तो है। मेरा करियर चॉइस उस टाइम पे पता था कि मुझे ग्रेजुएशन इसमें करना है, तो दिस इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड कि मैं इंग्लिश में स्विच करूं। दो मेरे स्कूल के टीचर्स ने मुझे इस चीज़ के लिए डिस्करेज किया था। उस टाइम पे 10th में मेरी स्टेट लेवल पे 3rd रैंक आई थी जब यूपी बोर्ड में एग्जामिनेशन दिया था, तो मेरे स्कूल वाले, इवन माय फैमिली, वो चाहते थे कि मैं आगे ही इसमें कंटिन्यू करूं बिकॉज यहाँ पे इतना बड़ा माइलस्टोन मिला है तो यू विल मेक मोर प्रोग्रेस। तो मैंने कहा नहीं, अभी जो मैं अपना पाथ डिसाइड कर रही हूँ उसमें इंग्लिश विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, तो मुझे उधर शिफ्ट करना है। तो ऑब्वियसली ट्रांजिशन में वहाँ प्रॉब्लम थी, बट सिंस मेरा मेन एरिया पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, उसमें इंग्लिश, कमांड ओवर इंग्लिश इज़ नॉट दैट रिक्वायर्ड। तो एक्चुअली मेरा फोकस कभी इंग्लिश लैंग्वेज को मास्टर करना रहा ही नहीं था आफ्टर दैट। ये प्रॉब्लम मुझे, जो शिफ्ट करने वाली प्रॉब्लम आती है, मुझे तब आई जब मैंने सीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, सिविल सर्विसेज की। यहाँ पे रिक्वायर्ड है आपको एसेज लिखने हैं 1200 वर्ड्स के इंग्लिश में, और ये चीज़ मुझे शुरू से पता थी कि मेरी कमांड ओवर लैंग्वेज स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स इज़ नॉट गुड, एंड दिस वाज वन एरिया वेयर आई हैड टू वर्क टायरलेसली। और दूसरी चीज़ आपने बोली कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को क्या एज होती है। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, ये एक फैक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वालों के अगेंस्ट कोई डेलिबरेटली कुछ ऑब्स्टिकल क्रिएट किया गया है। थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं बिकॉज कंटेंट बहुत ज़्यादा इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन यूपीएससी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के वो चीज़ करनी पड़ेगी, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि उन्हें हिंदी मीडियम के साथ भी इस कंटेंट को उतने अच्छे से ही ट्रांसलेट करके, या फिर जो हिंदी में कंटेंट अवेलेबल है उतने अच्छे से स्ट्रक्चर करके देना पड़ेगा। अगर लोग मेरी भी आंसर शीट्स अभी देख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मेरी एकदम स्टार्टिंग की आंसर शीट्स अपलोडेड है नेट पे, जो कि दे वर नॉट वेल स्ट्रक्चर्ड, बट वहाँ से जो मैंने अभी इस एक साल में 18 से 19 तक जो जर्नी प्रोग्रेस किया था, वो इसमें नहीं था कि मैंने लैंग्वेज चेंज कर दी। जो मुझे आता था लैंग्वेज उतनी ही आती है, बस मैंने स्ट्रक्चर और कंटेंट को और रिफॉर्म कर दिया कि, और उसको रेलेवेंट चीज़ें मैंने डालना शुरू कर दी। ये चीज़ें ज़रूरी है, लैंग्वेज उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ हर किसी को समझनी पड़ेगी, तभी वो इस एग्ज़ाम को मास्टर कर सकते हैं। तो मतलब कोई अगर हिंदी भाषी छात्र है, अगर वो अंग्रेजी में कन्वर्ट कर रहा है अपने कंटेंट की वजह से, तो हम यहाँ पे प्रतिभा से ये सीख रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि आप ज़्यादा मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करें, ना कि ज़्यादा फ्लावरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने जो 2019 में भी जो मैंने आंसर शीट्स लिखी थी, दे आर नॉट अवेलेबल ऑनलाइन, बट आई विल अपलोड देम वेरी सून, तो स्टूडेंट्स कैन रेफर टू इट कि एक्चुअली उतनी फ्लावरी लैंग्वेज मैंने यूज़ नहीं करी। मेरी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, मैं डेफिनेशन लिखती हूँ सिंपल जो बुक्स में अवेलेबल हैं, और मैं रीजंस लिखती हूँ तो मैं पॉइंट्स वाइज लिखती हूँ, बिकॉज कंप्लीटिंग सेंटेंसेस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, तो मैं उसी को स्मार्टली कन्वर्ट करके अपने पॉइंट्स को प्रेजेंट करती हूँ, सो दैट मतलब एनालिसिस उसमें से साफ दिख जाता है। हाँ, उसको जरूरत नहीं है कि आप टफ शब्दों का इस्तेमाल एग्जैक्टली, तो यही चीज़ें ज़रूरी है। तो बहुत ही with some effort this transition can be made beneficial for all the aspirants. बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, उसके बाद हम देख रहे हैं कि आपने जॉब भी की थी कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और दूसरा उससे कनेक्टेड सवाल ये है कि क्या ऐसी मोटिवेशन रही कि आपने सोचा कि मैं अब कॉर्पोरेट सेक्टर छोड़ के मैं यूपीएससी ज्वाइन करूँगी? क्या आपका बचपन से सपना था, या फिर ड्यूरिंग द कॉर्पोरेट जॉब आपको कुछ ऐसा एहसास हुआ दैट यू शुड शिफ्ट टू दिस थिंग?
इस चॉइस में सारी चीज़ों का इम्पैक्ट था। थोड़ा बचपन में इस तरफ इंक्लिनेशन था कि आईएएस इज़ वन ऑफ द गुड करियर ऑप्शंस, बिकॉज हम ईस्टर्न यूपी से आते हैं। वो एक अंडर डेवलप्ड एरिया है, बहुत ही स्मॉल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स एकेडमिकली इफ़ दे आर परफॉर्मिंग वेल, तो उनके लिए करियर चॉइसेस ये हो जाती है कि आपको इंजीनियर, डॉक्टर, डीएम बनना है। तो इस तरीके से इन बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें तो रहती हैं। तो इंजीनियरिंग का पाथ तो मैंने पहले सेलेक्ट किया ही था। फिर अपने जो कॉलेज के मेरे एक्सपीरियंसेस थे, मैं वहाँ पे बहुत सारे एनजीओज़ और एनएसएस के साथ इन्वॉल्व थी। बहुत सारे एरियाज़ में मैं काम कर रही थी जिसमें एजुकेशन वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट एरियाज़। तो मुझे ये चीज़ तो उस टाइम पे भी रियलाइज़ हुई थी कि आई वांट टू वर्क फॉर द पीपल विद द पीपल। ये एरिया जहाँ पे मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, और मुझे इंजीनियरिंग में उतना इंटरेस्ट आ नहीं रहा था। वैसे भी मैं फिज़िक्स पढ़ रही थी, उतना इंटरेस्ट उधर नहीं आ रहा था जितना इन सब चीज़ों में आ रहा था। फिर प्राइवेट सेक्टर में जाने का, एक कंपनी ज्वाइन करने का डिसीजन बस इसीलिए था बिकॉज आई वांटेड टू मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। बस इसलिए नहीं, क्योंकि वो चीज़ तो मुझे पता ही थी कि डीएम वाली चीज़ थोड़ी सी घर वाले और एनवायरनमेंट की वजह से मेरे दिमाग में ज़्यादा प्रोमिनेंट है। देन आई वेंट फॉर दिस जॉब, और वहाँ पे दो आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस वर्किंग देयर, आई हैड अ वंडरफुल टीम विद मी, और मेरी परफॉर्मेंस को लेकर मेरे मैनेजर्स दे वर ऑल हैप्पी, आई वाज गेटिंग गुड रिव्यूज़ एंड ऑल। बट वहाँ पे आफ्टर वर्किंग फॉर 2 years जॉब सेटिस्फैक्शन मुझे थी नहीं। थोड़ा सा डिस्कनेक्ट फील हो रहा था मुझे सोसाइटी से, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट मुझे खुद से भी फील हो रहा था कि दिस इज़ नॉट वेयर माई हार्ट लाइज, आई हैव टू गो टू वॉट आई डिसाइडेड अर्लियर। Then after experiencing all these things only, I decided to resign from. तो एग्जैक्टली क्या चीज़ आपको वहाँ पे मोटिवेट नहीं कर रही थी कॉर्पोरेट सेक्टर में? कॉर्पोरेट सेक्टर पे अगर आप देखें तो एक ये नोशन है ना कि पैसा तो वहाँ ज़्यादा है। पैसा, हाँ पैसा है, अच्छा खासा पैसा है, पर वहाँ पे आप सोसाइटी से बहुत डिस्कनेक्टेड होते हैं। आप एक बिल्डिंग में जाके काम कर रहे हैं, आप उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो उस कंपनी में हैं, दे आर ऑल फ्रॉम सिमिलर बैकग्राउंड, सिमिलर एक्सपीरियंसेस। एक्चुअली डाइवर्सिटी बहुत कम होती है, और जो आइडियाज़ हैं, मुझे एक लगता है कि एक टाइम के बाद सबके आइडियाज़ एक जैसे हो जाते हैं। एक टाइम के बाद ग्रोथ होना स्टॉप हो जाती है। तो इवन प्राइवेट सेक्टर में भी ये नोशन है कि एवरी 2 years यू शुड चेंज योर जॉब्स, क्योंकि स्टैग्नेशन आ जाता है। तो वो स्टैग्नेशन तो मैंने भी फील किया था। प्लस ये चीज़ था कि वो काम बहुत ही ज़्यादा कि एक डेस्क पे बैठ के मैं दिन भर काम कर रही हूँ। आई हैव नो कनेक्शन विद पीपल, आई हैव नो कनेक्शन विद रियल इश्यूज ऑफ इंडिया, ऑफ आवर कंट्री। मैं वहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, यहाँ पे कुछ और चल रहा है, लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हैं, पीने को पानी नहीं है, रोड्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वुमेन आर बीइंग इम्पैक्टेड, उनके साथ ये सारे इश्यूज चल रहे हैं, एंड आई एम जस्ट सिटिंग देयर इन माय ऑफिस एंजॉयिंग। तो ये डिस्कनेक्ट बहुत ही ज़्यादा स्टार्क था, और ये मुझे और भी ज़्यादा इसलिए फील हो रहा था क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड वहीं से, आई कम फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड। यहाँ पे ये इश्यूज प्रोमिनेंट है, अभी भी मेरे घर तक रोड नहीं है। अच्छा। तो ये सब चीज़, एक पक्की रोड नहीं है, ये सब चीज़ें रियल इश्यूज हैं, और ये सब मैंने एक्सपीरियंस करी है। मेरे माँ बाप अभी भी उन्हीं रोड्स पे ट्रेवल करते हैं, कच्ची रोड्स पे, बिकॉज देयर इज़ नॉट नो रोड, प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी टू दैट प्लेस। तो अगर ये एक्सपीरियंसेस मेरे पहले के रहे हैं, मेरे बचपन के यही एक्सपीरियंसेस हैं, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई वाज डूइंग इन दैट कंपनी। सो हमेशा से ये सारी जो एक वो कॉग्निटिव डिसोरेंस क्रिएट हो जाता है माइंड में, वो चीज़ें मेरे साथ हो रही थी वहाँ पे। आई वॉज जस्ट नॉट फीलिंग दैट आई एम इन द राइट प्लेस। सो दिस फीलिंग हैड स्टार्टेड अपीयरिंग आफ्टर 1 year ऑफ माई जॉब देयर। फिर मुझे लगा कि ठीक है, अब एक्सपीरियंस कर लिया मैंने, यहाँ पे भी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, तो जो चीज़ मुझे एक टाइम पे अच्छी लगी थी, आई शुड गो टूवर्ड्स दैट। एंड देन ऑब्वियसली आईएएस वाला ऑप्शन तो दिमाग में बचपन से डाला ही गया था, तो उसकी तरफ काम करने का मोटिवेशन फिर और तगड़ा हो गया था। प्लस देयर इज़ ऑल्सो रैट रेस ना, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे प्राइवेट सेक्टर में था, तो वहाँ पे है कि आप आईआईटी करो, आईआईटी के बाद आप या तो आईएम कैट लिखो, कैट नहीं लिखना है तो जीमैट लिखो, और या फिर एक्सएलआरआई जाओ, या फिर आईएसबी जाओ, या फिर इंडिया के बाहर जाओ। तो एक वो वहाँ पे है कि मतलब देयर इज दिस प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है, और आपको वही करना, आप बंद जाते हो कहीं ना कहीं उसमें। हाँ, सबका वही पाथ है। फिर उसके बाद एमबीए करो, नहीं तो बाहर जाओ, फिर कंपनीज चेंज करते रहो, कहीं ना कहीं वो चॉइस हमसे ले ली जाती है। एग्जैक्टली हाँ, तो इट हैपेंस एवरीवेयर। आई थिंक इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ कि आपको ग्रोथ चाहिए लाइफ में। आप एक कंपनी में रह के यू कैन नॉट एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ ग्रोथ, स्टैग्नेशन आ जाता है, वो करना ही होता है। इस करियर में, आईएएस के करियर में, मुझे लगता है कि वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पे भी
आप वॉलंटरीली नहीं चेंज करते, बट आपकी पोस्टिंग चेंज नहीं, होती बहुत है, यू diversity वर्क इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, बिल्कुल। आप पिछड़े इलाकों में काम करते हैं, आप ऐसे सिटीज़ में काम करते हैं जो डेवलप्ड भी हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में एज अ पर्सन यू डेवलप एंड आफ्टर यू गेट इनटू द जॉब देन यू फर्दर डेवलप एज अ पर्सन। सो व्हाट यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी वो तो एक चीज़ है, हाँ। बट डेफिनेटली ये डाइवर्सिटी और जितना आप सीख पाते हैं इस जॉब में वो कहीं Exactly. और नहीं सीख पाते। बिल्कुल एग्री करता हूँ। दूसरा मतलब आई होप कि आपको ऐसा मौका मिले कि आई थिंक आपका यूपी काडर ही होगा, तो आप आई होप आपको ऐसा मौका मिले कि वो सड़क आप बना सकें, है ना, ताकि आपकी कम्युनिटी जो है उसको भी, आसपास वाले जो लोग हैं उनको फ़ायदा लगे। ठीक, अब थोड़ा सा इस पे आते हैं कि आप पहले आईआरएस में थी, तो सिविल सर्विसेज में यू वर ऑलरेडी देयर, सो व्हाट मोटिवेटेड यू कि यू शिफ्ट फ्रॉम द आईआरएस, यू अगेन गिवन एन अटेम्प्ट? तो वेल प्राइमरी मोटिवेशन तो यही था कि मुझे आईएएस नहीं मिला था, और व्हेन आई सॉ माय रैंक एंड आई सॉ माय मार्क्स, मैंने देखा कि मैं बहुत ही कम मार्क्स से आईएएस मेरा रह गया है। तो जब ये रियलाइजेशन हुआ दैट आई एम सो क्लोज टू माय गोल, देन व्हाई शुड आई क्विट? The obvious question was this, and there were no answers to that. I had already prepared a lot for this examination, and if I add a little more structure, a little more clarity in my answers, then probably I would be there in my next attempt. तो ये motivation तो था ही, और दूसरा रिज़ल्ट आने के पहले ही मुझे ये रियलाइजेशन था कि इस बार मेरी प्रिपरेशन ऐसी नहीं थी कि मुझे आईएएस मिल जाएगा। तो जब मैंने इंटरव्यू दिया 20 Feb 2019 को अपने सेकेंड अटेम्प्ट का, उसके बाद से ही आई रेस्टेड फॉर फ्यू डेज एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स अगेन विदाउट वेटिंग फॉर द रिजल्ट, कि इतना तो मुझे आइडिया था कि मुझे करना पड़ेगा एक बार और। तो वैसे मैं ऐसे किसी कंफर्ट जोन में मैं वैसे भी नहीं गई थी कि आईआरएस मिल भी गया तो दिस इज़ द एंड ऑफ माय जर्नी, बिकॉज माय जर्नी स्टार्टेड विद द गोल कि आईएएस बनना है। और अगर सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे आया, यहाँ तक मैं पहुँच ही गई हूँ, तो वन अटेम्प्ट मोर, उसमें क्या चला जाएगा। वैसे आजकल एक रूमर आ रही है, रूमर ये आ रही है कि विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स कह रहा है कि शायद से एक इंडियन मैनेजमेंट सर्विस बन सकती है जिसमें सारी सर्विसेज को जो है मर्ज कर दिया जाए, और उसके बाद फिर आप आईआरएस हैं या फिर अगर आप कोई और हैं तब भी आप आईएएस वाला काम कर सकते हैं। वेल अच्छी बात है, और कंपटीशन आ जाएगा और चैलेंजिंग रोल्स आ जाएंगे, तो ये तो लाइफ का पार्ट है कि आपको ऐसी चीज़ों में नेविगेट करना ही पड़ता है। जी जी, मैं सोचा थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। ठीक है, तो एक और मैं आपसे बात चाह रहा हूँ, सो प्लीज़ टेल अस ब्रीफली अबाउट योर प्रिपरेशन जर्नी, लाइक व्हेन डिड यू थिंक दैट यू शुड यू नो प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज? तो वो तो आपने बताया कि एक तरीके से बचपन से ही आपका थोड़ा था उसमें, और तो इसमें आपका जो है एक कॉन्टिन्यूस मोटिवेशन वाला एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि 11-12 क्लास से लेकर ही आपको कॉन्टिन्यूस एक मोटिवेशन रहा कि आपको पहले आपने आईआईटी किया, आफ्टर दैट आईआरएस, आफ्टर दिस, सो आपने अपना मोटिवेशन किस तरीके से मेंटेन किया, क्योंकि जर्नी आपकी कहीं ना कहीं काफ़ी लंबी भी रही, तो हाउ टू कीप वन सेल्फ मोटिवेटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड? इस पूरी जर्नी में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन ये था कि पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम सुल्तानपुर टू कमिंग टू आईआईटी दिल्ली, मुझे ये पता था कि मुझे अपनी लाइफ यहाँ से इम्प्रूव करनी है, तो आई वॉज वर्किंग फॉर इम्प्रूविंग माई ओन लाइफ, ऑफ रियलाइजिंग माई ओन सेल्फ वर्थ। तो ये एक जर्नी सेल्फ रियलाइजेशन की भी थी, ये जर्नी ये भी थी कि मुझे अपनी सेल्फ वर्थ मेरे लिए प्रूव करनी है कि व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कैन अचीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। फिर दूसरी ये चीज़ थी कि मुझे ये सारे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे लग रहे थे कि वॉट एवर आई वॉज डूइंग, टू पीपल आई वॉज मीटिंग, दे आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। और ये सब लोग जो मेरे आईआईटी में फ्रेंड्स थे या जो मेरे आईआरएस में कलीग्स हैं या फिर कंपनी में, ये लोग काफ़ी कॉम्पिटिटिव थे, तो इनके साथ वो जो मेरी स्पिरिट थी कि मुझे इनके साथ कॉम्पीट करना है और आगे बढ़ना है, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होती गई है। कभी मेरी लाइफ में मुझे लगता है ये नहीं आया था कि कभी ये सब देख के मेरा मोटिवेशन कभी वीकेंड हुआ हो कि ये इतना आगे है तो मैं वहाँ तक पहुँचूंगी या नहीं पहुँचूंगी। एक्चुअली मेरी जर्नी बस यही थी कि अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना है, सेल्फ ग्रोथ मेंटेन रखनी है, तो डेली बेसिस पे तो यही मोटिवेशन था।
सेकेंडली ये जो IAS बनने का गोल था, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि स्टार्टिंग से था ही, धीरे धीरे लाइफ की हर एक डायरेक्शन उस तरफ मुड़ती गई और फाइनली मैंने 2016 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो IAS बनने का गोल तो मेरे अपने लिए भी इम्पॉर्टेंट था, मेरे फैमिली के लिए भी इम्पॉर्टेंट था, और आई थिंक सोसाइटी के लिए भी जो मुझे काम करना है, जो उस तरफ कंट्रीब्यूट करना है, तो इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट था कि मैं अपनी कम्युनिटी को, अपने आसपास के लोगों को, अपने स्टेट को मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, मैं इंडिया की तरफ क्या सर्व कर सकती हूँ। मुझे कभी मुझे बस ऑफिस में बैठ के पैसे कमाने के लिए काम करने का मोटिवेशन कभी आया ही नहीं था, जब मैं काम भी कर रही थी। तो मेरा मोटिवेशन हमेशा से इस तरफ था, मैं उस चीज़ को लेके बहुत क्लियर थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन था कि मुझे इधर ही जाना है। तो जब इस तरीके का आपका गोल सेट होता है, क्लैरिटी होती है, देन डेली बेसिस पे आप उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं, तो आपके एक्शंस भी उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं जो आपका मोटिवेशन होता है। नहीं, मुझे आपके जवाब में जो सबसे अच्छी बात लगी और वो ये लगी कि ये बहुत मुश्किल है, पर मुझे लगता है सफलता की कुंजी भी यही है। अगर आप अपने आप को बाकी लोगों से कंपेयर नहीं करते हैं तो, और आप अपने आप को सिर्फ अपने आप से कंपेयर करते हैं, जिसको आपने सेल्फ ग्रोथ कहा, तो उससे मुझे लगता है कि जो एग्जामिनेशन की जर्नी है, जो यूपीएससी प्रिपरेशन की जर्नी है, उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि आप फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं डेवलप करते, क्योंकि आपका जो बेंचमार्क है वो आप ही हैं। ऐसा नहीं है कि आप खूब मेहनत कर रहे हैं, बट फिर आप बाहर देखते हैं तो हो सकता है कि किसी का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया और आपका नहीं हुआ, और डिस्पाइट कि आपने उतनी सब मेहनत करी है, आप तब भी अपने आप को कोस रहे हैं, क्योंकि आपने किसी और से अपने आप को कंपेयर किया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस मेंटेन रखने के लिए, कि आप अपने आप से कंपेयर करें, और अपने आप को हर दिन अगर आप इम्प्रूव करते हैं तो वो एक अचीवमेंट है, ना कि कंपैरिजन। बिकॉज कंपैरिजन तो फिर 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, कितनों से कंपैरिजन करेंगे आप? हाँ। वो बहुत मुझे आपकी तो बात, ये एक्चुअली वन ऑफ द थिंग्स दैट आई यूज टू टेल माई सेल्फ, जब भी, ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स नहीं आए कि मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हुआ, पर एक बहुत ही अच्छी चीज़, एक जॉर्डन पीटरसन की एक बुक है, उसमें बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी है कि कंपेयर योर सेल्फ टू वॉट यू वर येस्टरडे, नॉट वॉट समवन इज टुडे। एग्जैक्टली। तो ये जब भी मेरी लाइफ में ये चीज़ें आती थी, मैं इस चीज़ को रिमाइंड करती थी कि आई स्टार्टेड फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस, आई कैन नॉट कंपेयर myself to someone who has studied in a very good school or very good college in Delhi, had an English background or had a different kind of childhood. मैं वो कर ही नहीं सकते, because I cannot wish to have my background away and have someone else's life. बिल्कुल। और मैं कहते हैं कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात करता रहता हूँ, तो मतलब एक मेरे मित्र हैं IAS में ही हैं, तो उन्होंने कहा कि इफ़ देर आर 1000 पीपल सिलेक्टेड तो देर आर 1000 स्ट्रेटजीज, तो हर किसी की जर्नी अलग है। आप अपने आप पे ज़्यादा फोकस करें, वो सबसे अच्छी चीज़ है। तो बहुत आपने उम्दा बात कही, बहुत शानदार बात कही। पर एक और हम चाहेंगे कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो आपसे ये सीख पाएँ कि आपके पहले 2 अटेम्प्ट, क्योंकि आपका 3rd अटेम्प्ट हुआ, ठीक है, तो आपकी क्या शॉर्टकमिंग्स रही, क्या डूज एंड डोंट्स हैं? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, देखो कोई कैंडिडेट ये सोच के प्रिपरेशन नहीं करता है कि मेरा 3rd अटेम्प्ट होगा, है ना, और वो लोग जी जान से मेहनत करते हैं और वो ये चाहते हैं उनका 1st अटेम्प्ट हो। तो अगर हम किसी टॉपर से ये सीख पाते हैं कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या कमियां थी जो उन्होंने, अगर उनको दोबारा मौका मिले तो वो गलतियां ना करें, तो उसके बारे में आप अगर कुछ बताएंगे तो बहुत हेल्प होगी। तो मेरा 1st अटेम्प्ट 2017 में था, उसमें मैं प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाई थी। मेरे 98 मार्क्स आए थे प्रीलिम्स में और कट ऑफ 105-106 नंबर थे, तो आई सॉ कि 7-8 नंबर से मेरा रह गया है। तो जब मैंने एनालाइज़ किया कि मैंने क्या गलत किया है, तो सबसे पहली चीज़ तो यही थी कि मेरे पास कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं थी। आई डिड नॉट स्टार्टेड विद अ वेल फॉर्म स्ट्रैटेजी, आई डिड नॉट प्रैक्टिस इनफ क्वेश्चंस, आई डिड नॉट प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर सिटिंग फॉर 2 आवर्स। और सबसे बड़ी गलती मैंने ये की थी कि मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि मुझे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मैंने अपने कई सारे फ्रेंड्स से बात करी, कई सारे टॉपर्स का देखा, दे सेड कि 75-78 इज़ द ऑप्टिमम नंबर, यू शुड डू दिस। मैंने भी वही किया, ब्लाइंडली फॉलो किया 75 करके। उसके बाद जो क्वेश्चंस मैंने सोचे भी थे कि प्रॉबेबली सही है या आई मेड रिस्की गेसेस, मैंने वो अटेम्प्ट नहीं किए कि 75 हो गया है, अब मुझे इससे ज़्यादा नहीं करना, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग वे। यू हैव टू फाइंड योर ओन स्ट्रैटेजी। तो 2nd अटेम्प्ट के लिए मैंने सबसे पहले इसी पे काम किया कि प्रीलिम्स में मैंने इतनी बड़ी गलती करी है, ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो आई स्टार्टेड विद प्रैक्टिसिंग अ नंबर ऑफ पेपर्स। आई थिंक मैंने 35-36 क्वेश्चंस पेपर ट्राई किए थे, एंड आई स्टार्टेड विद अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस, 100 के 100 क्वेश्चंस करती थी। देन आई फाइंड आउट व्हाट इज़ ऑप्टिमम नंबर फॉर मी।
सो फाइनली जब मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया तो आई स्टक विद 94 क्वेश्चंस. इवन इन थर्ड अटेम्प्ट मेरा प्रीलिम्स का फिक्स हो गया था, मैंने 94 क्वेश्चंस ही उस बार भी किए. एंड सेकेंड अटेम्प्ट में आई गॉट 124 मार्क्स इन प्रीलिम्स. सो दैट रियली हेल्प्ड मी. और फिर प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ये करी थी कि अपने मटेरियल्स बहुत ही लिमिटेड कर दिए. अच्छा. वो मटेरियल्स पढ़ो जो आपको सेलेक्ट करा देते हैं. तो मैंने बस वही अपने हर सब्जेक्ट के लिए 1 स्टैंडर्ड बुक्स एंड करंट अफेयर्स, दैट्स इट. आई स्टक टू दैट. आई रिवाइज्ड इट ओवर एंड ओवर अगेन. एटलीस्ट 3 to 4 राउंड्स ऑफ रिविजन आई डिड फॉर दैट. आई प्रैक्टिस्ड फॉर सिटिंग फॉर 2 hours. मैंने ये देखा कि क्या चीज़ें वर्क करती हैं मेरे लिए. वो चीज़ें फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है. तो हर एग्ज़ाम, हर प्रोसेस में, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू में आपको ये सेल्फ अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए क्या काम करता है. वो फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है. आई सीन अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू 80 क्वेश्चंस एंड गेट 120+. तो उनकी स्ट्रैटेजी अलग है. वी कैन नॉट फॉलो दैट. वो हमें खुद से प्रैक्टिस करके निकालनी पड़ती है. फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर ऑल द मेंस पेपर बिफोर प्रीलिम्स. तो जब मेरा प्रीलिम्स खत्म हुआ सेकेंड अटेम्प्ट में 2018 में, आई एम लुकिंग एट द सिलेबस, 4 GS पेपर्स एंड ऑप्शनल के 2 पेपर, essay के पेपर. आई हैड नॉट प्रैक्टिस्ड फॉर मेंस नाउ. तो अब ये मेंस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई जो मैंने प्रीलिम्स में पहले फेस करी थी. तो फिर आई डिसाइडेड कि चलो सब में थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, सो दैट आई हैव इनफ कंटेंट टू राइट इन द फाइनल एग्जामिनेशन. फिर वो चीज़ GS और essay में काफ़ी प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हुई जब मेरे मार्क्स आए थे. अच्छा. मुझे बहुत ही एवरेज मार्क्स मिले थे उसमें, काफ़ी कम. essay में आई गॉट 109 मार्क्स विच वॉज शोइंग कि प्रैक्टिस नहीं है मेरे पास. सिमिलरली GS में ही ऐसे नंबर मिले थे. द ओनली थिंग दैट सेव्ड मी वॉज माई ऑप्शनल, जिसके लिए मैंने काफ़ी काम किया था. तो मेरी ये शॉर्ट कमिंग की मैंने मेंस के लिए पहले से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी थी और पहले से उसके लिए नोट्स नहीं बनाए थे, ये सब कुछ रिजल्ट में रिफ्लेक्टेड था. आई गॉट 489th रैंक. देन जब मैं मेंस देकर बाहर निकली तो ये चीज़ मुझे पता थी कि अभी इस पे काम करना है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, बिकॉज आई न्यू मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट देना ही पड़ेगा, इसमें IAS नहीं हो सकता. फिर मेरे थर्ड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स का मुझे पता है कि मुझे कैसे करना है, तो आई डिड नॉट बॉदर about changing anything with respect to prelims. The only thing I improved upon was making short notes for all the GS topics, practicing more for the essay, and for optional I kept everything same. मेरा बस यही गोल था कि ऑप्शनल में अगर जितना मैंने किया है उससे मैं 10-15 नंबर ज़्यादा ले आऊँगी तो चलेगा. मुझे GS और essay में बहुत इम्प्रूव करना है, तो उस पार्ट के लिए मैंने काफ़ी मेहनत करी. तो हर प्रोसेस, हर स्टेज के साथ मैंने बस यही कि जो चीज़ें मुझे कम लगी थी उसी पर मैंने काम किया और फिर फाइनली यहाँ तक आ गई. तो इसमें जो एक चीज़, 2-3 बातें निकल के आई हैं. एक तो आपने एक सेंटेंस, इतना ऐसा सेंटेंस बोल दिया है जिसको कहते हैं हमारे लिसनर्स बिल्कुल चाहेंगे उसके बारे में डेफिनेट जानना. आपने कहा सोर्सेज सिर्फ वो पढ़ो जिससे जो आपको सिलेक्ट करवा सके. तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली ये जानना चाहेंगे कि वो कौन से सोर्सेज हैं जिनसे पढ़ें तो मैक्सिमम फ़ायदा होगा. तो देयर आर 7-8 ब्रॉड सब्जेक्ट्स इन है. तो हर सब्जेक्ट के लिए मेरा ये फिक्स था कि चाहे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू कोई भी प्रोसेस हो, मेरी एक स्टैंडर्ड बुक होगी जिससे बेसिक कवर होगा और देन करंट अफेयर्स. सो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम स्पेक्ट्रम, फॉर एनवायरनमेंट आई डिड फ्रॉम शंकर IAS बुक. Economy I completed from macroeconomics NCERT and Shri Ram notes. Then science and technology mostly from vision current affairs material, and for some background, for example biotechnology, they ask a lot of questions, so we have to cover basics on that. We have to understand what is there in biotech. So I did it from some portion from NCERT book and some from Shankar IAS. There is one good notes on biotechnology, I completed from there. For culture I did Nitin Singhania. For geography NCERT books 11th-12th, that's it. That has been my only go-to source for geography. Then for this is mostly for the prelims part. Then for mains we have to add upon world history, which I completed from Vision IAS notes. Then for ethics I refer to one book. It is from a writer called Balaji. That was the only book I referred to in ethics. Apart from that, everything else, be it international relations, security, mains environment topics,
all these topics I completed from Vision current affairs materials, some from monthly magazines, some from Maze 365. So these were very helpful sources as far as making my notes was concerned. And then also I refer to a lot of value added materials which Vision IS provides. For example, there are certain topic wise handouts are there for GS2 and GS3. So I refer to those materials as well for preparing my notes. So these were my only go to sources. और एक ये इसमें बड़ी समस्या आती है बच्चों को, इकोनॉमिक सर्वे और बजट। तो क्योंकि मतलब इसमें दो सवाल जुड़े हुए हैं जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक जो मेन टॉपिक है वो तो ये है कि न्यूज़पेपर्स कितना ज़रूरी है, और उसी से ही कनेक्टेड एक समस्या आती है जब इकोनॉमिक सर्वे या बजट आता है। तो मतलब आप ये समझ लो कि 15 से 20 दिन के अंतराल में, मतलब अगर हम 2 या 3 न्यूज़पेपर्स देख लें तो इट्स लाइक 3 to 4 नॉवेल्स, उतना नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ पेजेस आर पब्लिश्ड, है ना, सो मच इन्फॉर्मेशन कम्स। तो ये चैलेंज बन जाता है। तो एक तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या न्यूज़पेपर्स बच्चों को पढ़ने चाहिए, क्या वो पूरे पढ़ने चाहिए या सिर्फ एडिटोरियल पढ़ना चाहिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ करंट अफेयर्स, एंड स्पेसिफिकली जब इकोनॉमिक सर्वे और बजट आता है उस समय पे न्यूज़पेपर्स को कैसे मैनेज करना चाहिए विज़ावी मतलब कोई और मटेरियल? ओके, सो न्यूज़पेपर तो मैंने कंटिन्यूसली रेफ़र किया था अपनी पूरे 3 साल की प्रिपरेशन में। इसमें मेरा मेन फोकस ये होता था कि फ्रंट पेज की न्यूज़, एडिटोरियल, थोड़ा सा इकोनॉमी का कुछ सेक्शन विच इज़ रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमी, वो चीज़ें देख लेती थी मैं। फिर थोड़ा सा वर्ल्ड न्यूज़ भी मैं पढ़ लेती थी। देयर वर 3-4 पेजेस जिस पे एक्चुअली फोकस करना होता है। बाकी न्यूज़पेपर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सिटी की न्यूज़ क्या है या फिर पॉलिटिकल न्यूज़ क्या है, इतना इम्पैक्ट नहीं करती तो है। इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स और आपने बताया एडिटोरियल और एंड फ्रंट पेज पे बेसिक जो हाँ न्यूज़, तो यही चीज़ें एक्चुअली इंपॉर्टेंट होती है न्यूज़पेपर में हमारे प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको करने में एक्चुअली बहुत टाइम नहीं लगता और सब पे नोट्स भी नहीं बनाने होते। ये सब चीज़ें आपको जनरल अवेयरनेस के लिए ज़रूरी हैं। एंड में आपके मंथली करंट अफेयर्स में कंसोलिडेट होके आ जाती है इंपॉर्टेंट चीज़ें। बस अगर आप पढ़ते रहते तो कुछ चीज़ें ज़रूरी जो टॉपिक्स होते हैं, अगर वो नहीं भी आया इधर तो आपको पता रहता है कि ये करंट में चल रहा है, और बाद में क्वेश्चन आ गया तो ऐसा नहीं होगा कि इसको क्यों पूछ लिया। आई रिमेंबर वन स्पेसिफिक पॉइंट कि इस बार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन आया था एंड पीपल लाइक इसको 15 नंबर में क्यों पूछ लिया है। बट आई स्पेसिफिकली रिमेंबर कि उस साल न्यूज़पेपर में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रोल को लेके काफ़ी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वाले ऑपिट्स आए थे एडिटोरियल में। तो व्हेन आई सॉ दैट क्वेश्चन आई न्यू कि दिस इज रिलेटेड टू वॉट एवर इज हैपनिंग इन आवर कंट्री विद रिस्पेक्ट टू लॉ मेकिंग, विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो ही हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले एंड ये जनरली किसी करंट अफेयर्स की बुक में कवर नहीं हुआ था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का रोल। तो अगर आप ये पढ़ते रहते हैं तो आपकी अवेयरनेस और आपका कंफर्ट लेवल बहुत मेंटेन रहता है पेपर के टाइम पे। आपको पता रहता है कि क्या क्या ऐसे पॉसिबल इश्यूज हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। एग्जैक्टली तो वो ओपिनियंस में ही आता था, उसके लिए कुछ और न्यूज़ नहीं आती थी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने कुछ गलत कर दिया जी, या फिर अगर वो कुछ नहीं कर रहा है दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट न्यूज़। ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, तो न्यूज़पेपर से इस तरीके की अवेयरनेस मेंटेन रहती है। तो आई वुड से कि न्यूज़पेपर रेफर करो, बट बहुत टाइम नहीं, 3-4 घंटे नहीं लगाने, 1 घंटा मैक्सिमम 1.5 घंटे में आपका कवर हो जाएगा न्यूज़पेपर। तो इतना भी एफर्ट नहीं लगता है उसमें, आप कॉफ़ी पीते पीते, चाय पीते पीते कर सकते हैं। फिर सेकेंड आता है इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। इकोनॉमिक सर्वे मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे फिलोसॉफिकल इनपुट्स होते हैं जो आप अपने एसेज में यूज़ कर सकते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रॉडर इकोनॉमी इंप्रूव हो जाती है। अल्टीमेटली आपको इन्हीं सब चीज़ों में काम करना पड़ेगा, तो आपको आइडिया रहता है कि इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या हैं, और ये चीज़ें मेंस में पूछी भी जाती हैं जी। पर मेरा सवाल आपसे है कि इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्या मैं सारे के सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढूं, या फिर मैं ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे पढूं, या फिर मैं किसी कोचिंग संस्थान का कोई इकोनॉमिक सर्वे का समरी पढूं, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, मैं ये कहूँगी कि समरी पढ़ना इनफ होता है। मैंने एक ही बार इकोनॉमिक सर्वे पूरा पढ़ा है, आई थिंक 2017 में। उसके बाद मैंने कभी पूरा नहीं पढ़ा बिकॉज आई रियलाइज्ड इतना रिटर्न है नहीं इसको पूरा पढ़ने का, क्योंकि आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते। इतनी मोटी बुक आती है, कैसे रिवाइज करोगे? आप समरी पढ़ लो, उसके अगर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मेंस में यूज़ हो सकते हैं तो उसके छोटे छोटे अपने नोट्स में ऐड कर लो। जनरली पॉइंट्स आते हैं एम्प्लॉयमेंट पे, एमएसएमईज पे, अभी आजकल के इकोनॉमिक सर्वे में यही सब चीज़ें आती हैं। तो आप उसको अपने ऑलरेडी बने नोट्स में 1-2 पॉइंट्स ऐड कर लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट
डेटा है ऐड कर लीजिए, उससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। सेम विद बजट, टेक समरी जिसमें पूरा उसको स्ट्रक्चर करके दिया है किस सेक्शन के लिए क्या ऑफर्स हैं। जो नया है वो चीज़ें याद कर लीजिए, पुरानी चीज़ों पे वैसे ही जो स्कीम्स चल रही हैं उस पर एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, तो नई चीज़ें ही आपको पढ़नी है। तो इन सब चीज़ों पे इतना एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आर नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल फॉर दिस। ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं आपके पिछले जवाब में पकड़ के बैठा हुआ हूँ वो ये है कि आपने एक अपनी शॉर्टकमिंग जो आइडेंटिफाई करी वो ये था कि लैक ऑफ स्ट्रेटजी की जब आपका प्रीलिम्स हो गया उसी के बाद आपने मेंस की तैयारी करी। तो एक्चुअली बड़ा एक हम स्टूडेंट्स की डाउट भी रहता है, तो कभी किसी बात को सर आजकल हम जो है प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब एक ऐसे ही मुझे जनरल एक डाउट रहता है कि हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, पॉलिटी तो पॉलिटी है ना। तो बस प्रीलिम्स में क्या है कि आंसर सवाल पूछने का तरीका अलग है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, और मेंस में सवाल पूछने का तरीका अलग है, ठीक है। बट मैं आपका व्यू इसमें जानना चाहता हूँ, हो सकता है मेरे से अलग हो, कि क्या इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होनी चाहिए प्रीलिम्स की और मेंस की, या फिर कंप्लीटली सेपरेट होनी चाहिए, या फिर कोई बीच का रास्ता है इस तरीके से? आई वुड से प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड ही होनी चाहिए। इट इज़ इंटीग्रेटेड एंड कंटिन्यूस प्रिपरेशन। ये प्रॉब्लम तब आती है कि मैं प्रीलिम्स का पढ़ रहा हूँ जब बच्चों ने मेंस का सिलेबस प्रॉपरली स्टडी नहीं किया होता। अगर आप टॉपिक्स देखिए, मेंस के क्वेश्चंस देखिए, तो बहुत सारा उसका पार्ट आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में ही कवर हो रहा है। आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, प्रीलिम्स में पढ़ रहे हो, मेंस में भी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉलिटी का, आप पेपर 2 का सिलेबस देखिए, GS2 का स्टार्टिंग की पॉलिटी के 10-12 टॉपिक्स वही हैं जो आप लक्ष्मीकांत में पढ़ रहे हैं। तो आपकी मेंस की भी प्रिपरेशन हो ही रही है। सेम गोज विद मॉडर्न हिस्ट्री, सेम गोज विद कल्चर, सेम गोज विद जियोग्राफी, दैट इज कम्प्लीटली पेपर 1 आप प्रीलिम्स के टाइम ही पढ़ रहे हो। तो आपकी तैयारी तो इंटीग्रेटेड ही होनी चाहिए, क्योंकि मेंस का बहुत सारा सिलेबस आपका उधर कवर हो जाता है। आपको मेंस के लिए बस करंट अफेयर्स को इन स्टैटिक टॉपिक से रिलेट करना आना चाहिए, आप उस आंसर में कैसे इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। जब मैं शॉर्ट नोट्स में बनाती हूँ तो मेरे शॉर्ट नोट्स मोस्टली स्टैटिक हैं, बस उसमें मैं करंट के 1-2 स्कीम्स ऐड कर लूँगी। अगर इकोनॉमी का पेपर है, अगर पॉलिटी का पेपर है, तो 1-2 करंट के इश्यूज़ कि यहाँ पे अगर कोई गवर्नर रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई तो आपने पढ़ ही रखा है गवर्नर के बारे में, एज एन एग्जाम्पल उसको नोट कर लीजिए। कोई जजमेंट आया, एज एन एग्जाम्पल उसको नोट कर लीजिए। तो एग्जैक्टली आपको करना वही है जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है, बस आपको लिखना और स्ट्रक्चर करने की प्रैक्टिस की ज़रूरत है मेंस के लिए। तो जब स्टूडेंट्स प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आई वुड से कि स्टार्टिंग के अराउंड 6 to 7 मंथ्स उनको सब कुछ एक साथ प्रिपेयर करना चाहिए। अगर वो बस प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के बस 2 से 2.5 महीना पहले दे शुड डिवोट देयर टाइम्स टू प्रीलिम्स, जब उसमें उनको क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है और रिवाइज करना है, ताकि एग्जाम से पहले आपका ओरिएंटेशन प्रीलिम्स के माइंडसेट में आ जाना चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद मेंस के लिए तो आपको 4 महीने मिलते हैं जो आप प्रॉपरली बस मेंस के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसमें एक और चीज़ मैंने देखी कि आपने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के लिए मेंशन किया कि सोर्स आपका एनसीईआरटी था। जैसे ज्योग्राफी आपने कहा कि सिर्फ एनसीईआरटी, तो आपके हिसाब से एनसीईआरटी, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर ये भावना रहती है कि एनसीईआरटी बहुत बेसिक है, और कुछ लोगों की ऐसी भावना रहती है जो थोड़ा सा एनसीईआरटी ज़्यादा पढ़ते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, एनसीईआरटी की जो एक लाइन है उसकी हर लाइन में इतनी इन्फॉर्मेशन है कि उसको आप पहली बारी में नहीं परख पाते। तो आपके हिसाब से रोल ऑफ एनसीईआरटी क्या है, कितना बच्चे को उसके ऊपर निर्भर रहना चाहिए? एनसीईआरटी कुछ सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं अंडरलाइन करना चाहूँगी। सोसाइटी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हालांकि मैंने कवर नहीं किया था बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम एंड लैक ऑफ स्ट्रैटेजी इन द स्टार्टिंग, बट सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के कुछ पोर्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर लोगों को लगता है एनसीईआरटी बहुत बेसिक है, दे शुड लुक एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी मेंस। दोज क्वेश्चंस आर आल्सो वेरी बेसिक इन नेचर, अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक, दे जस्ट दे आर टेस्टिंग योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ओनली। तो उन क्वेश्चंस में बहुत हेल्प मिलती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस डायरेक्टली जो टॉपिक से रिलेटेड है वो एनसीईआरटी में जो कंटेंट दिया है उसी से उठकर आ जाते हैं, आपको वो कहीं और किसी कोचिंग के मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा, बट वो एनसीईआरटी में होता है। तो इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। बट यही है कि
अब जो ये स्टैंडर्ड सोर्सेज है जो आपको सेलेक्ट करवाते हैं, दीज एडवांस्ड मटेरियल यू हैव टू कवर, और इनका रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सारी एनसीईआरटी करना भी बेनिफिशियल नहीं है कि आप 6 क्लास से करना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा ज़्यादा, हाँ, क्योंकि ऐसा बोल देते हैं कि 6 क्लास से लेकर बहुत से बच्चे यही स्टार्ट करते हैं 6 to 12 तक की एनसीईआरटी कर रहे हैं, दैट इज नॉट बेनिफिशियल। तो लाइब्रेरी बन जाएगी। हाँ, यू हैव टू रेफर टू फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक्स, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू रहता है, और एक्चुअली 2 पहलू रहते हैं और दोनों पहलू बड़े जुड़े हुए हैं। एक है रिवीजन और दूसरा है नोट्स मेकिंग। तो जैसे आप जब भी कोई किताब पढ़ती थी, तो क्या जब आप उसको पहली बार पढ़ रही हैं, क्या तभी आप अपने नोट्स बना लेती थी, शॉर्ट नोट्स, या फिर आप सेकंड या थर्ड रीडिंग करती थी और तब शॉर्ट नोट्स बनाती थी? क्योंकि और ये पार्ट रिवीजन से इसलिए ज़रूरी है कि कुछ छात्र इस तरीके से रिवीजन करते हैं कि बस वो नोट्स नहीं बनाते हैं, वो अंडरलाइन करके ही रिवीजन करना प्रेफर करते हैं, और कुछ बच्चे अपने नोट्स को रिवाइज करते हैं। तो मतलब आपका इसमें क्या विचार है, नोट्स मेकिंग और रिवीजन की इम्पोर्टेंस और कैसे क्या? तो मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, नोट मेकिंग मैंने बस मेंस के टॉपिक्स के लिए की थी, प्रीलिम्स के लिए कोई नोट मेकिंग नहीं थी। तो उसमें मेरे बुक्स और करंट अफेयर्स का जो मेरा लिमिटेड मटेरियल है, मैं डायरेक्टली उसी से पढ़ती थी जी। और जब मैंने मेंस के लिए नोट्स बनाए थे, डेफिनेटली मैंने फर्स्ट रीडिंग में नहीं बनाए थे, मैंने सेकंड रीडिंग में किए थे। फर्स्ट रीडिंग में मैं बस मोस्टली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए होता है और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए होता है। तो फर्स्ट रीडिंग में लिखने से ज़्यादा आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो आपको लिख कर आता है, आप वैसे कर लीजिए, वो सबका अपना अलग तरीका होता है। पर मेरी फर्स्ट रीडिंग तो मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए होती थी। फिर सेकेंड रीडिंग में मेरे पास और क्लैरिटी होती थी, क्योंकि अब मैं सिलेबस भी देख रही हूँ एक टाइम पे कि क्या क्या पढ़ना है, किसके नोट्स बनाने हैं, और एट द सेम टाइम मुझे पता है कि इस बुक में क्या क्या दिया है। तो फिर नोट बनाते टाइम सेकेंड टाइम मैं सिलेबस सामने रख के टॉपिक लिख के ज़रूरी चीज़ें उस पर से नोट डाउन करती थी जी। ये मेरी स्ट्रैटेजी होती थी। और फिर फाइनल रिवीजन जो मेरा थर्ड या फोर्थ रिवीजन होता था, वो मेरा कम्प्लीटली नोट से होता था। उसमें आपका क्या है कि टाइम आपका मैनेज हो पाएगा। एग्जैक्टली हाँ। बचे हुए जैसे अगर सिर्फ 1 महीना बचा है, तो उसमें अगर आपके नोट्स हैं, तो क्योंकि वो संक्षिप्त में होते हैं, तो उनका रिवीजन फिर आप कर सकते हैं। हाँ। तो वो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से नोट्स बहुत आपको हेल्प करते हैं। मेंस के लिए तो मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप के अपने शॉर्ट नोट्स हो, जिससे आप जल्दी जल्दी कर पाएँ, क्योंकि ऑप्शनल बहुत ही वाइड होता है। ऑप्शनल में बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। उस टाइम पे अगर जीएस भी आप किताबों से करेंगे तो मुश्किल हो जाता है कवर करना। और क्योंकि जीएस बहुत डाइवर्सिफाइड है, बहुत वास्ट है, तो फिर आप समय नहीं मैनेज कर पाएंगे जी। एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि रिवीजन और नोट्स मेकिंग के बाद जहाँ पे आपकी रिवीजन और नोट्स मेकिंग टेस्ट होती है, वो एरिया है टेस्ट सीरीज़ का। तो आपके हिसाब से टेस्ट सीरीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है, और आपकी जर्नी में टेस्ट सीरीज़ क्या थी, और अगर थी तो आपको किस तरीके से उन्होंने बेनिफिट किया? टेस्ट सीरीज़ का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इट इज़ लाइक अ नेट प्रैक्टिस बिफोर यू गो फॉर द फाइनल मैच। सो यू हैव टू प्रैक्टिस ओवर एंड ओवर अगेन लाइक एवरीवन डज। सारे टॉपर्स की जितनी भी मैंने स्ट्रैटेजी देखी है, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि उन्होंने टेस्ट सीरीज़ नहीं की है। वो करना ही पड़ता है। आपको 3 घंटे बैठ के आंसर लिखना पड़ता है, आपको उसमें रिफॉर्म लाना पड़ता है। You have to go for time management, you have to structure your answers properly, you have to build that kind of thought process ki you are able to identify by looking at the question what are the areas that I need to address for a good answer. So this comes from a lot of practice, and test series offers you a good platform for that. So for both my mains attempts, I had referred to test series. For 2018, I had joined a test series where I got my answers evaluated and all, but in 2019 attempt, I did it by myself. I just got the questions and I used to write answers on my own for the practice. Second चीज़ ये है कि I think जो अगर आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, they give you good questions which are related to current events. तो आप उस तरीके के थॉट प्रोसेस में आ जाते हैं कि ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। और फिर आपका मोमेंटम प्रिपरेशन का भी मेंटेन रहता है व्हेन यू आर गोइंग फॉर टेस्ट सीरीज। आपको आपका इवैल्यूएशन हो रहा है,
आप देख पाते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं विज़-अ-वी अदर स्टूडेंट्स और आपको कितना इम्प्रूव करना है, आपको इनपुट्स मिलते हैं जिससे आप अपना आंसर्स इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो प्रोसेस है प्रिपरेशन का नॉर्मल। टेस्ट सीरीज़ इस मामले में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इनफैक्ट जब आप अभी जवाब दे रही थी तो मुझे आप ही की बात याद आई कि आपने इंटरव्यू की शुरुआत में ही कहा था कि आपकी जो बिल्कुल पहले वाले अटेम्प्ट वाली जो आंसर कॉपीज़ हैं हाँ, वो आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये खुद ही में एक प्रमाण है हाँ, कि जब व्यक्ति पहली बार आंसर लिखता है हाँ, तो उसके बीच में और जब व्यक्ति सिलेक्ट होता है उस टाइम पे बहुत इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है। तो अगर कोई आपकी लास्ट बहुत रीसेंट हम आंसर कॉपीज देखेंगे और उनको अगर कंपेयर करेंगे तो हम एक जर्नी देख सकते हैं, एक मैच्योरिटी की जर्नी, एक ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे की जर्नी। तो डेफिनेटली मतलब वो खुद ही में प्रमाण है कि टेस्ट सीरीज कितनी ज़रूरी हो जाती है। एग्जैक्टली। जी दूसरी एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता था कि आंसर राइटिंग में आजकल जैसे ऐसा भी, क्या डेली आंसर राइटिंग करनी चाहिए, क्या वीकली आंसर राइटिंग करनी चाहिए? मतलब टेस्ट सीरीज तो एक अलग पार्ट है, पर क्या स्टूडेंट को पहले अपने ऊपर ये करना चाहिए अपने आप को कि डेली आंसर लिखना है, वीकली आंसर लिखना है, या फिर सीधा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और ठीक है? इसमें भी बहुत सारे लोगों की मैंने अलग स्ट्रैटेजीज देखी है। लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड विद डेली आंसर राइटिंग। मैंने ऐसा नहीं किया था बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग मेरे पास इतना कंटेंट था ही नहीं कि मैं एक 2 पेज का या 150 शब्द का आंसर लिख सकूं। अच्छा। तो उसके लिए पहले उतनी नॉलेज भी बिल्ड करना ज़रूरी है। तो इसमें एक वीकली आंसर राइटिंग वाला चीज़ किया जा सकता है। वो मैंने एकदम स्टार्टिंग में आई डिड फॉर 2 to 3 months, देन आई स्टॉप्ड विद दैट क्योंकि मुझे मेरा प्रीलिम्स वाला एरिया वीक था तो मैंने उस पर फोकस करना शुरू कर दिया था। दैट वाज अ मिस्टेक ऑन माय पार्ट, बट आई थिंक अगर आप रेगुलरली आंसर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका इम्प्रूवमेंट तभी आता है। तो दिस वीकली और डेली वाला थिंग शुड बी रिप्लेस्ड विद रेगुलर। दैट इंटरवल यू हैव टू डिसाइड बेस्ड ऑन योर जो आपको अपनी जो आपको सूट करे, जी आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है। एग्जैक्टली हाँ, तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा। तो ये कोई आई डोंट थिंक ऐसा कोई मंत्र है कि आप शुरू करो तो पहले दिन से ही आंसर राइटिंग करने लगो, क्या लिखेंगे आप। बट ये कि आपको रेगुलर होना पड़ेगा और आपको ये करना तो पड़ेगा ही एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो मे बी इफ यू आर डन विद योर पॉलिटी सिलेबस यू कैन स्टार्ट राइटिंग आंसर्स ऑफ, मतलब कम से कम एक बेसिक मिनिमम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हो कि अच्छा मैं क्वेश्चन देखूंगा तो मैं कुछ लिख पाऊंगा। एग्जैक्टली। अगर वो बेसिक मिनिमम नहीं कवर्ड है तब फिर वो उस चीज का फायदा नहीं बट है। एट द सेम टाइम करना भी पड़ेगा बिकॉज यू हैव टू शेक ऑफ दिस इनर्शिया ऑफ नॉट राइटिंग द आंसर्स। ये भी बहुत स्टूडेंट्स में होता है कि हम शुरू करेंगे बहुत गंदा आंसर होगा। कई बार हम इस चीज का भी फिर इसका मतलब इंतजार नहीं करना है कि जब हम परफेक्ट हो जाएंगे, जब हम 2 रिविजन्स कर लेंगे, 2 रीडिंग्स कर लेंगे, तभी हम स्टार्ट करेंगे। ये भी नहीं करना है। तो ये भी चीज़ें नहीं करनी है। आपको अपने लिए वो टाइम डिसाइड करना है कि कब आप शुरू कर सकते हैं। आप गंदे आंसर्स लिखेंगे दैट इज फाइन बिकॉज कहीं ना कहीं शायद से हम डरते हैं ना अपने आप से कि हम अगर अभी आंसर लिखेंगे तो जब उसके बेकार मार्क्स आएंगे तो कहीं ना कहीं वी आर ट्राइंग टू एस्केप कि अभी हमारी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है। अभी मेरी जो आंसर शीट्स अपलोडेड है उसको देख के लोगों ने क्वेश्चन किया मुझसे, ये तुम्हारी आंसर शीट्स है? ये तुमने लिखा था? कहा हाँ लिखा तो मैंने ही था, बट ये सैडली दीज वर माय फर्स्ट आंसर्स दैट आई रोट एंड दीज गॉट अपलोडेड। क्योंकि उसके अलावा कुछ है नहीं अवेलेबल अभी लोगों के पास, तो लोग वो क्वेश्चंस करते हैं। मैंने कहा ठीक है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, आई शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ दैट। ये था मेरी जर्नी का पार्ट था एंड पीपल आर लुकिंग एट इट, दे आर सरप्राइज्ड, बट एट द सेम टाइम ये इनर्शिया कहीं ना कहीं तो आपको हटाना ही पड़ेगा। आपने विजन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी? हाँ, 2018 में विजन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी अगर जो जितने लेट वाली हो आंसर्स अगर वो अपलोड हो पाए, नहीं तो आप भी देंगे तो हाँ, आई विल ट्राई टू गिव माय आंसर्स व्हिच आई रोट फॉर 2019 अटेम्प्ट। वो कहीं पे अवेलेबल नहीं है बिकॉज आई डिड नॉट ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज। अच्छा, एक और चीज़ आजकल जो है खास करके कोविड टाइम्स में, और एंड नाउ सिंस यू आर अ पब्लिक सर्वेंट तो यू मस्ट डेफिनेटली, प्लस आपने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है, यू मस्ट डेफिनेटली बी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट। जो एक कोविड टाइम्स में ऑनलाइन कोचिंग का एक चीज़ उभर के आ रहा है और आपके समय पे ऑफलाइन कोचिंग थी, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ऑफलाइन कोचिंग कंपलसरी है या फिर ऑनलाइन कोचिंग से भी अच्छे से हो सकता है? और क्या कुछ एडिशनल चीज़ें हैं या पिटफॉल्स हैं या बेनिफिट्स हैं या नेगेटिव्स हैं
मतलब इस नए एनवायरनमेंट में बेसिक हम आपसे ये जानना चाहते हैं, इस नए एनवायरनमेंट में आपके क्या सुझाव रहेंगे एस्पिरेंट्स को कि वो किस तरीके से आगे बढ़े विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑनलाइन एनवायरनमेंट, ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स, उसके रिगार्डिंग? डेफिनेटली टाइम्स हैव चेंज्ड। अब हम डिफरेंट एज में एक तरीके से आ ही गए हैं जहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा, बट आई थिंक यहाँ पे भी एक जुडिशियस बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। कम्प्लीटली ऑनलाइन भी एज फार एज आई एम टेलिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस कि शायद कम्प्लीटली ऑनलाइन एक्सपीरियंस भी उतना अच्छा नहीं होगा जितना ऑफलाइन एक्सपीरियंस में हो जाता है। दूसरा, एज फार एज कोचिंग्स आर कंसर्न, तो मैंने ऐसे जीएस की कोई ज्वाइन नहीं की थी, तो ना तो मैं ये सजेस्ट करूँगी, ना मैं ये कहूँगी कि ये ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। ये हर स्टूडेंट्स की अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस के हिसाब है, उसको करना है तो कर सकता है, उसको ऑफलाइन करना है तो वो अपने हिसाब से कर सकता है। बट ऑनलाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है प्रिपरेशन का, नॉट जस्ट कोचिंग, ऑनलाइन मटीरियल्स आर देयर, और बहुत सारे आपको वीडियोज़, टीवी डिबेट्स, ये सब भी देखने ही पड़ते हैं एज पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन। तो वो बैलेंस तो मेंटेन करना ज़रूरी हो ही गया है इन एनी केस। तो स्टूडेंट्स को उस एनवायरनमेंट में नेविगेट करना सीखना पड़ेगा। वी हैव ऑल डन दैट। आगे आने वाले एस्पिरेंट्स को भी उसमें बस एक जुडिशियस बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। ये कम्प्लीटली ऑनलाइन भी जो भी मटेरियल है सब कुछ भी नहीं पढ़ना, या जो भी कोचिंग है सब कुछ नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और कुछ ही का ऑथेंटिसिटी नहीं पता है किसी की। कोई जैसे IMDb पे रेटिंग होती है कि ये मूवी 9.8 है, तो ऐसा कोई कंटेंट है, जैसे अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन है या कोई पॉलिटी का कोई टॉपिक है, तो ऐसा कोई रेटिंग मतलब समझो लाइक्स डिसलाइक्स है, बट अदरवाइज यू डू नॉट नो कि जो आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, क्या ये आपको जो अपना समय आप दे रहे हैं, क्या ये वीडियो आपको सेटिस्फाई कर पाएगा। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ अबंडेंस। एग्जैक्टली, ये चीज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो देखनी पड़ेगी ना। ये जो प्लेथोरा ऑफ मटेरियल्स हैं ये ऑफलाइन भी थी ही। अब मार्केट में हम निकलते हैं शॉप पे, हर कोचिंग का कुछ है, नई पब्लिकेशन का कुछ आ गया है, सब कुछ पे ये कि ये IAS ने लिख दिया है, IPS ने लिख दिया है, तो ऐसे बहुत से मटेरियल्स है। एनीवेज आपको ऑफलाइन इन्वायरमेंट में फिल्टर करना आना चाहिए। यू हैव टू फिल्टर द नॉइस आउट। सेम चीज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन कोचिंग्स पे भी एप्लीकेबल हैं, और वो चीज़ें तभी आती है जब आपने सिलेबस को बहुत प्रॉपरली स्टडी किया है, जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो UPSC ने पूछे हैं उसको बहुत प्रॉपरली स्टडी किया है, तब आपको रियलाइज़ होता है कि ये जो नोशन है कि एवरीथिंग अंडर द सन विल बी आस्क्ड, दिस इज़ नॉट ट्रू। UPSC का डिफाइंड सिलेबस है, उसी से उनके सवाल आते हैं, बस वो फ्रेम अलग तरीके से करते हैं। तो ये चीज़ें खुद से सीखनी पड़ती हैं। आप ऑनलाइन से सीख रहे हो, ऑफलाइन से सीख रहे हो, डज नॉट मैटर, आपको सीखना है। और एट द सेम टाइम आपको ये सारा नॉइस हटाना है। आप ये सारे मटेरियल एक्चुअली अगर क्लोजली स्टडी करें तो सेम इन्फॉर्मेशन है जो किताबों में दी है, जो करंट अफेयर्स मटेरियल में दी है। तो बार बार करने का क्या मतलब है? आप उसके अपने नोट्स बना के उसको बार बार पढ़ लो, रादर देन गोइंग थ्रू डिफरेंट मटेरियल जस्ट बिकॉज हेडलाइन इज डिफरेंट। अच्छा, बहुत वैलिड बात लगी मेरे को ये। और इसी से जुड़ी हुई एक और ख्याल मेरे दिमाग में आ रहा है, वो ये है कि जब आप प्रिपरेशन करती थी, स्पेशली आपके IRS बनने से पहले वाला जो फेज था, तो क्या आप फेसबुक पे एक्टिव थी, क्या आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव थी, क्या आप टिकटॉक था तब पता नहीं, बट क्या आप उस पे एक्टिव थी? तो ये सोशल मीडिया के कारण एक डिस्ट्रैक्शन भी है कि मतलब हम अपने आप को कहीं ना कहीं झुटला रहे होते हैं कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम कभी कभी कोरा पे पहुंच जाते हैं, फिर वो कहीं कहीं फेसबुक पे पहुंच जाते हैं, फिर कभी कभी हम फोटोज़ देखने लगते हैं किसी IAS की, IPS की, अपने आप को शायद से कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे होते हैं, एक्चुअली अपनी टेंशन कम कर रहे होते हैं। तो ये मतलब आपका ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आपकी क्या सजेशन रहेगा एस्पिरेंट्स को कि कितना एक्सपोजर सोशल मीडिया पे होना चाहिए आपका, और किस तरीके से इसको पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर इसको कम्प्लीटली शट ऑफ कर देना चाहिए, अपने खाते वाते बंद कर देना चाहिए फेसबुक पे हर जगह? मैंने तो सारे खाते बंद कर दिए थे सारे अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए थे मैंने। मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं थी। बहुत सारे 2 ऐसे प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं जो विच क्लेम टू बी एजुकेटिव इन नेचर। फॉर एग्जांपल कोरा है, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल स्टार्ट हो गए हैं, व्हाट्सएप भी है, तो इसको भी स्टूडेंट्स बहुत यूज़ करते हैं। देन अगेन ओवर यूज़ ऑफ दीज चैनल्स इज़ नॉट रिकमेंडेड। It is not going to be beneficial if you overdo something which is not important for this examination. If you're going to overdo something, do with revision and practice. That is what I would suggest. और social media से जितना दूर रहें उतना ही better है, क्योंकि वैसे भी आप
सिलेबस में भी जब सोशल मीडिया के बारे में पढ़ते हैं आपको तब भी पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजलेस कंटेंट है, वो आपको नहीं चाहिए। आपको बहुत ही फोकस्ड रहना है, बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट ज़रूरी है। तो आपको अपने आंसर्स में या अपने थॉट प्रोसेस में ऐसे ओपिनियंस इंक्लूड करने हैं विच इज़ ऑफ द नेचर ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आपको बहुत ही एक्सट्रीम चीज़ें भी नहीं चाहिए जो कि सोशल मीडिया पे हैं, तो इन सब चीज़ों से दूर रखना ही बेटर है। ऑलरेडी एग्ज़ाम का इतना स्ट्रेस, इतनी एंग्जाइटी होती है, फिर ये सब चीज़ें देखकर आप अपने आप को, मुझे लगता है कि आप अपने आप को अननेसेसरीली ऐसी पोजीशन में डाल रहे हैं विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो उससे जितना दूर रह सके बेटर है। आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो आप यूज़ करिए, बट डोंट ओवरडू एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सो सोशल मीडिया से आते हैं रिजुविनेशन पे, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता है, तो आप अपने आप को रिजुविनेट कैसे करते थे? मेरे लिए तो मैं एक मेरी टीवी सीरीज़ थी, वो मैं देखती थी रेगुलरली, फ्रेंड्स। और अच्छा। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ रहते थे। अच्छा। तो ये टीवी सीरीज़ और मेरे रियल फ्रेंड्स का बहुत ही अच्छा बैलेंस था मेरी लाइफ में, आई वुड से। और अब जब आपने ये स्ट्रेस और एंजाइटी वाली बात करी, तो ये एक्चुअली मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस करी थी अपने थर्ड अटेम्प्ट में, 2019 वाले अटेम्प्ट में, बिकॉज आई हैड टेकन अ लॉट ऑफ प्रेशर अपॉन माई सेल्फ कि मुझे जीएस में इतना इम्प्रूव करना है, एसए में इतना इम्प्रूव करना है। और फिर जब मैं करती थी तो मुझे दिख नहीं रहा था रिजल्ट्स उसके, मेरे हिस्से में बहुत कम मार्क्स आ रहे थे टेस्ट सीरीज़ में। तो आई वॉज डिस्करेज्ड कि ये नहीं हो पा रहा जो मैं करना चाहती थी, तो वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गया था उस टाइम पे। आई स्टार्टेड विद मेडिटेटिंग एवरी डे फॉर 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स। तो वो एक थोड़ा सा प्रोसेस स्टार्ट हो गया विच आई स्टार्टेड इनकॉर्पोरेटिंग इवन बिफोर द इंटरव्यू इस साल की। वो भी थोड़ा स्ट्रेसफुल टाइम था, कोविड का टाइम था, और मैं बहुत ज़्यादा टाइम तो यहाँ पे अकेली ही थी। तो इन सब चीज़ों में वो बहुत ही स्ट्रांगली बिल्डअप होता गया मेरा मेडिटेशन का प्रैक्टिस। उसके अलावा मैं काफ़ी सारे स्टैंड अप वीडियोस, फ़नी वीडियोस, ये सब देख के अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करती थी। आई यूज़ टू गो फॉर वॉक्स जब भी ऐसे स्ट्रेसफुल पीरियड्स होते थे। तो हर किसी का अपना एक तरीका होता है, अपनी हॉबीज़ होती हैं। बहुत लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं, उससे जाके अपना स्ट्रेस बस्ट करते हैं। सबका अपना एक तरीका होता है, स्टिक टू दैट। एंड एंजाइटी, ये तो आपने स्पिरिचुअल साइड बताई, बट प्रैक्टिकल साइड ये कि आपने ये बात बोली कि जब आप मॉक टेस्ट लिख रही थी तो आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, तो चलो मतलब स्पिरिचुअली तो हाँ मेडिटेशन आपने किया, बट आपने क्या ऐसी चीज़ें करी प्रैक्टिकल सेंस में ताकि आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे इम्प्रूव हुए? वो अपनी जर्नी थोड़ा सा बताइए। हाँ, तो ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि जब आपके मार्क्स एक टेस्ट में कम आए हैं तो आपको उसको प्रॉपरली एनालाइज तो करना ही पड़ेगा कि क्यों कम आए हैं। आपका जब इवैल्यूएशन होता है, कुछ फीडबैक आता है कि आपने यहाँ गलती करी है, यहाँ पे सही पॉइंट नहीं लिखा है, या यहाँ पे अच्छा फॉर्मेट नहीं यूज़ करा है, तो वो चीज़ें तो आपको रेगुलरली इम्प्रूव करनी पड़ती हैं। तो उसमें मेरा एक तरीका ये था कि मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस करती थी। तो मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे हु वर गोइंग थ्रू दिस एग्ज़ाम प्रोसेस, और एक दो फ्रेंड्स के एसए में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, एक के जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। तो मैं उनसे जाके पूछती थी कि वो क्या करते हैं, अगर ये टॉपिक होता तो आप क्या लिखते हैं, एक ये टॉपिक होता और यहाँ पे ये जैसे मैंने ये लाइन लिखी है, आप इसको कैसे इम्प्रूव करते हैं। तो मैं उनके इनपुट्स लेके फिर नेक्स्ट टेस्ट के पहले मैं वो सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करके, मेरी एक कॉपी बस इसी पे है कि मुझे हर पेपर में, हर एस्से में मैंने क्या मिस्टेक करी है और उसमें मुझे नेक्स्ट क्या करना है। तो मेरा एक छोटी सी डायरी टाइप कॉपी है, उसमें मैं ये सब लिख रही थी इस बार। तो ये मेरा जो इम्प्रूवमेंट वाला प्रोसेस था, इसके बहुत सारे आइटरेशंस हुए हैं और टेस्ट सीरीज इस मामले में बहुत हेल्प करती है। तो ये जब विद एवरी आइटरेशन यू आर इम्प्रूविंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर आंसर राइटिंग, डेफिनेटली एक से नेक्स्ट में तो आप टॉप नहीं कर देंगे, उसको कई बार करना पड़ता है। तो वो चीज़ें होती गई थी और फिर एंड में जाके मेरे पास एक 4-5 पेज का ये था कि मुझे हर चीज़ में ये करना है। GS 1 का आंसर आया तो मुझे ऐसे लिखना है, 2 का आया तो मुझे ऐसे लिखना है। ये मेरे हर पेपर वाइज भी एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी बन गई थी कि मुझे आंसर्स कैसे लिखने हैं। बहुत अमेजिंग है, मतलब मैं आपसे काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ कि आपकी जो जर्नी है वो जर्नी है कि कॉन्स्टेंटली आपने अपने आप को जो है देखा,
इंटरनली एनालाइज किया, आपने अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया, आपने अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाया कि मेरी लाइफ में सब ठीक चल रहा है और मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, मैं एक IAS बन गई हूँ और अब तो मैं डिज़र्व ही करती हूँ, बस मुझे एक अटेम्प्ट और लिखना नहीं। आपने यू लुक्ड विद इन और आपने हर चीज़ को बड़े क्या बोलेंगे, मेरी भी अंग्रेजी मेथोडोलॉजिकली जो आपने उस चीज़ को देखा तो और उसके ऊपर आपने इम्प्रूव किया, तो वो बहुत क्या कहते हैं एक अच्छी सीखने वाली एक चीज़ है कि हम वो करें। तो अब एक लास्ट सवाल, अब आप IAS बन गई हैं, एक तो पहली बात बहुत बहुत मुबारक, और हम आपको क्या कहते हैं एक छोटा सा गिफ्ट तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि एक नॉलेज का एक ये है, तो दिस इज स्मॉल बुक विच वुड लाइक टू गिव यू एंड बट ये किताब फ्री नहीं है, इसके साथ एक सवाल है लास्ट और वो सवाल ये है कि अब जब आप बन गई हैं तो आपकी बकेट लिस्ट क्या है, मतलब आपका क्या क्या सपने हैं और आप एस्पिरेंट्स को एक मैसेज अपनी तरफ से। मतलब मैं IAS बन गई हूँ तो मुझे लग रहा है कि द ईजियर पार्ट इज डन, नाउ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ एज इट इज़ विल प्रेजेंट इटसेल्फ टू मी, क्योंकि अभी सिलेक्शन के बाद भी मैं हर तरीके के लोगों से मिल रही हूँ। आई हैव मेट पीपल फ्रॉम एवरी स्टेट एंड आई हैव सीन that I have to work with these people. This journey was about improving myself. This journey was about me. But now the journey starts where I have to walk with other people, and that is way more difficult what I have done till now. So I'm looking forward to what I started with. My motivation was to serve the nation, to serve the society. I would try to do that with best of my abilities. I would be given a number of administrative duties. I have to perform them as best as I can. वो करना है. Secondly, एक दो एरियाज़ हैं जो काफ़ी मुझे इम्पॉर्टेंट लगते हैं, उसमें काम करना ज़रूरी है. जैसे मैंने बताया मैं कॉलेज में बहुत इन्वॉल्व थी, तो एक एजुकेशन का एरिया था और एक वुमेन एम्पावरमेंट का एरिया था. यहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा काम किया था विद NGOs. तो दीज थिंग्स आर स्टिल रिलेवेंट टुडे और इस पे काम करना है, तभी वी कैन प्रोग्रेस कलेक्टिवली एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी. तो दैट पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. एज फार एज एनी मैसेज टू एस्पिरेंट्स आर कंसर्न, तो मैं यही कहूँगी कि ये पूरा जो UPSC का जर्नी है, this is about self-awareness. This is about studying your own strengths and weaknesses. This journey is not about the exam. This journey is about yourself. You have to realize these finer points that are required for you to clear this exam. जब मैं भी अपने से पहले टॉपर स्टॉक देखती थी, वो भी यही चीज़ें बोलते थे. सिमिलर चीज़ें उनकी भी होती थी कि आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस का पता होना चाहिए, वो करना पड़ेगा. और आपका इनर मोटिवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि आप डेली बेसिस पे ये कर सकें. दिस इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्स you to work every day. It will not come in one stroke. It will not come with just writing one test or two tests and you're done. तो हमें हर दिन काम करना पड़ता है. So this success that I have achieved today, I know there is no secret to it. You have to work smartly. You have to be consistent in your work. You have to show perseverance, clarity of thought, clarity of motivation, and with combination of all these things, you also can get there. एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग जो मैं शेयर करना चाहूँगी आप सभी के साथ, कि आपको इस प्रोसेस को इन्जॉय करना पड़ेगा. रिज़ल्ट से ज़्यादा आप ये मत सोचिए कि मेरी ये रैंक आ जाएगी, क्योंकि इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता. इसको कोई इसके कोई सपने नहीं देख सकता कि मेरी फर्स्ट रैंक आ जाएगी या मेरी ये रैंक आ जाएगी. आपको बस अपने ऊपर काम करना है, आपको इस प्रोसेस को एंजॉय करना है, आपको हर दिन ग्रो करना है. कल से आज आपको बेटर बनना है. दैट वॉज माई जर्नी एंड मैं आप सबको भी यही बोलना चाहूँगी कि आपको इन्हीं एरियाज़ पे फोकस करना पड़ेगा. और फिर एट द एंड मैं यही डिस्क्लेमर दूंगी कि मेरी स्ट्रैटेजी बिल्कुल ऐसे मत फॉलो करिए जैसे मैंने बोला था. मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं, उनके साथ सीखा है. तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी चाहिए और फिर उसी के ऊपर लगे रहिए पूरी डेडिकेशन के साथ. तब आपको कोई कुछ भी बोले, आपको बस उसी पे काम करना है एंड दैट विल लीड यू टू सक्सेस. Amazing. Really motivational. Well, it was a great session, Pratibha. And I wish कि इस सेशन से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको खूब बेनिफिट हो, वो सीखें. हमारा यहाँ पे मकसद यही है कि
मल्टीपल टॉपर्स के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारा कोशिश यही है कि जिससे भी जो भी कोई सीख सके तो वो जो है एस्पिरेंट्स की मदद हो पाए। बट अल्टीमेटली हाँ, सबकी अपनी जर्नी है, मेहनत करनी है, और आपकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है एंड आई एम श्योर दैट द एस्पिरेंट्स दे विल बेनिफिट लाइक एनीथिंग। सो थैंक यू सो मच प्रतिभा, इट वाज सो नाइस टू मीट यू। थैंक यू। Thank you so much for having me here.